जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और आपका अभी स्कोर क्या हो रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। इसको हल करने के साथियों दो तरीके होते हैं। आप चाहें तो पहले गद्यांश को पढ़ सकते हैं और उसमें जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिले उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने परीक्षा पेपर में, या फिर आप चाहें तो पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके तत्पश्चात आप प्रश्नों में आए हुए शब्दों को गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे अपने गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। अब साथियों, हम आपको डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर बताते चलेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से अपने आंसर्स को दे सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, आग फिल्म की कथा आधारित है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए बच्चों पर, बी महिलाओं पर, सी नौजवानों पर, या डी सैनिकों पर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौजवानों पर। और यह आपको देखने को मिलेगा कि इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस फिल्म में जो कहानी बताई गई है वह नौजवानों पर आधारित है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1946, बी 1948, सी 1950, या डी 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। इसको आप गद्यांश में देख सकते हैं कि इस फिल्म में प्रदर्शन जो हुआ था वह 1948 में हुआ था। चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, हमारा थर्ड प्रश्न है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। यानी कि आग फिल्म में इनमें से कौन सी हीरोइन नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है ए निगार सुल्ताना, बी मधुबाला, सी नरगिस, या डी कामिनी कौशल। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें उस समय की तीन प्रसिद्ध नायिका थी, जो कि नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। यानी कि आप जो ऑप्शन देखेंगे तो उसमें मधुबाला जो हीरोइन है, जो नायिका है, उनका कहीं भी गद्यांश में जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबाला। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है कि इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है। तो आपके ऑप्शन है सुहाग का दिन, बी आवारा, सी सत्यम शिवम सुंदरम, या डी श्री 420। तो चलिए गद्यांश को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इस फिल्म के जो प्रभाव है वह सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। अब जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें आप देखेंगे कि मेरा नाम जोकर आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी। तो जब आप गद्यांश को देखेंगे तो आपको उसमें साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शंस है ए 40 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 24 वर्ष, या डी 23 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 वर्ष। चलिए इसको गद्यांश में भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया। तो साथियों, आपका गद्यांश समाप्त हो गया है। अब हम अपने अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, या डी बिहारी। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहारी। तो साथियों, जो मगही बोली है वह बिहारी उपभाषा की एक बोली है। और आपको याद रखना है कि बिहारी उपभाषा की और बोली हैं, जिसमें कि मुख्यतः भोजपुरी आपको देखने को मिलेगी, और वहीं आपको दूसरी बोली मिलेगी मैथिली। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली या फिर भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है। तो यह बिहारी उपभाषा की बोली है। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न अलंकार से संबंधित है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलि मुखधारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए श्लेष अलंकार, बी लाटानुप्रास अलंकार, सी वृत्तानुप्रास अलंकार, या डी उपमा अलंकार।
तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। तो इस पंक्ति में आपको श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। और साथियों श्लेष अलंकार में क्या होता है कि पंक्ति में शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सिलीमुख शब्द एक बार देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। जैसा कि एक अर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका बाण से निकल रहा है, और वहीं दूसरा अर्थ आपको देखने को मिलेगा कि सिलीमुख का अर्थ होता है भौरा। तो यहाँ पर आपको इस पंक्ति में दो अर्थ देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए हास्य रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस या डी बीभत्स रस। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्भुत रस। विस्मय जो स्थायी भाव है वह अद्भुत रस का है। हास्य रस की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव हास होता है, और वहीं शांत रस की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद होता है, आपको याद रखना है। और बीभत्स की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, और इसी को हम लोग घृणा भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक दोहा देखने को मिलेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका पहला ऑप्शन है ए रहीमदास, बी दादू, सी कबीरदास या डी तुलसीदास। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास। तो साथियों यह जो पंक्ति है कबीरदास के द्वारा रचित है और यह पंक्ति बीजक से ली गई है। तो आपको याद रखना है बीजक किसके द्वारा लिखा गया एक संग्रह है, और यह कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया एक संग्रह है, और वहीं से बीजक से ही आपकी यह पंक्ति ली गई है, यह आपको याद रखना है। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं। ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 16 या डी 18। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। तो बात करें चौपाई छंद के बारे में तो आपको याद रखना है यह सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यह आपको याद रखना है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आए, औ, आओ हो जाता है, यह संधि कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी अयादि संधि। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अयादि संधि। तो अब हम थोड़ा सा संधियों के बारे में बात कर लेते हैं। बात की जाए साथियों जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है और उस शब्द में यदि आपको ऐ, आए, औ, आओ जैसा आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हमेशा अयादि संधि होगी। अब हम दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं। तो इन शब्दों में आपको बीच में कोई आपको किसी भी बड़े स्वर की मात्रा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि विद्यालय, विद्यालय आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, हरीश आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े ई की मात्रा और यहाँ पर आपको बड़े आ की मात्रा बीच में देखने को मिल रही है, तो यह आपकी पहचान हो जाती है दीर्घ संधि की। साथियों गुण संधि की बात की जाए तो गुण संधि में आपको ऊपर की ओर एक मात्रा देखने को मिलेगी, फिर चाहे वह मात्रा इस तरह से ए की मात्रा हो या फिर वो मात्रा ओ की इस तरह से लगी हो। तो इसके हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसा कि गणेश, गणेश आपको देखने को मिलेगा गणेश। तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक मात्रा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो वहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। अब हम वृद्धि संधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों वृद्धि संधि में आपको ऊपर की ओर दो मात्रा देखने को मिलेंगी, वह होती हैं ए की मात्रा, ए की मात्रा इस तरह से और औ की मात्रा इस तरह से आपको ऊपर की ओर शब्द में देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि आपको देखने को मिलेगी, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे महोषधि, इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप इस शब्द में देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर आपको दो मात्राएं देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। और इसका एक और एग्जाम्पल है सदैव, सदैव। तो आप देखेंगे सदैव, तो इस वर्ड में भी आपको ऊपर की ओर दो मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो जब ऊपर की ओर दो मात्राएं देखने को मिलेंगी तो वहाँ वृद्धि संधि होगी, ऊपर की ओर एक मात्रा देखने को मिलेगी तो वहाँ पर गुण संधि होगी। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, और बीच में आने वाले जो भी अंश हैं उनको या रा ला हुआ के रूप में
विभाजित किया गया है। तो आपको इनको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। हमारे ऑप्शन है ए खलियान, बी क्षेत्र, सी क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्र। तो आपको याद रखना है, जब हम खेत का तत्सम शब्द बनाएंगे तो वह क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि जब हम तत्सम करते हैं तो खा का छा हो जाता है। तो आपको याद रखना है छा से कौन सा वाला, क्षत्रिय वाला। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि खेत का क्षेत्र हो जाता है और वैसे ही आपको देखने को मिलेगा खीर का क्षीर हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपने तत्सम शब्द याद रखने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक या डी संदेह। तो साथियों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक होती है कि इसमें आपके वर्ड आपको देखने को मिलेंगे मानो, मानो, मनहु, मनहु, जानो, जनहु। इस तरह से आपको इसमें वर्ड देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पंक्ति में। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है। आपके ऑप्शन है ए वियोग श्रृंगार, बी रौद्र, सी करुण या डी शांत। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करुण रस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वह अपने दोस्त सुदामा की दीन दशा को देखकर भावुक हो रहे हैं और अश्रुधारा बहा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें आपको करुण रस देखने को मिलेगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, आज जन्म शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास या डी कर्मधारय समास। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। साथियों अव्ययीभाव समास में पहला पद आपका अव्यय होता है। आपको याद रखना है अव्यय होता है और इसका जो प्रथम पद होता है वही आपका प्रधान पद भी होता है। तो यह आपको याद रखना है अव्ययीभाव समास के बारे में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद करें। तो आपको तल्लीन का संधि विच्छेद करना है। तो हमारा ऑप्शन ए है तल प्लस लीन, बी तद प्लस लीन, सी तत् प्लस लीन या डी तत् प्लस लीन। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। तो वहीं आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन सी और डी दोनों में ही तत् प्लस लीन है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो सेकंड ता आने वाला है वह उसमें हलंत लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। आपके ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी निराला, सी धर्मवीर भारती या डी अज्ञे। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। तो आपको याद रखना कि जो हंस पत्रिका है उसके संपादक प्रेमचंद्र जी हैं। वहीं बात की जाए निराला जी की तो इनकी पत्रिका का नाम समन्वय है। आपको याद रखना है इनकी पत्रिका का क्या नेम है, समन्वय नेम है। वहीं धर्मवीर भारती की पत्रिका की बात की जाए तो इनकी पत्रिका का नाम धर्मयुग पत्रिका है। तो साथियों इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। तो इसके ऑप्शन है ए छोटे शिशु को तलाशना, बी अत्यधिक शरारती बालक, सी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। इसका अर्थ होता है कि पास में वस्तु रहते हुए भी हम लोग चारों ओर खोजते रहते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको सही अलंकार पहचानना है। तो आपकी पंक्ति है, पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। तो इसका आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ए विभावना अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी विशेषोक्ति अलंकार या डी उपमा अलंकार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार के बारे में बात कर ली जाए तो यह अलंकार ऐसा है कि जिसमें जहाँ कारण के रहते हुए भी कर्म के ना होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि आप देखेंगे तो इस पंक्ति में कहा गया है कि
पानी के बीच में रहती हुई भी मीन यानी कि जो मछली है वह प्यासी है। तो भला ऐसा कहाँ हो सकता है कि जो मछली पानी में रहती है और वह प्यासी हो? वह तो कभी भी पानी को पी सकती है, इसीलिए यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है, और अगर किसी में नहीं है तो आपको ऑप्शन डी को चूज़ करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, माँ महिम राष्ट्रपति। बी, हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का सी उद्घाटन करेगा। या डी, कोई त्रुटि नहीं। तो साथियों इस प्रश्न में आपकी त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन सी में, उद्घाटन करेगा। तो उद्घाटन करेगा की जगह होना चाहिए था उद्घाटन करेंगे। तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं वह हमारे संस्थान का उद्घाटन करेंगे। तो यह सही वाक्य बनेगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? आपका ऑप्शन है ए एरा प्रत्यय, बी रा प्रत्यय, सी आ प्रत्यय, या डी इरा प्रत्यय। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एरा प्रत्यय। तो लुटेरा में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वह एरा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है ए रीति प्लस अनुसार, बी रीत्य प्लस अनुसार, सी ऋतु प्लस अनुसार, या डी रीत प्लस अनुसार। तो आपका साथियों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रीति प्लस अनुसार। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए राम भक्त, बी पवन सुत, सी बजरंगबली, या डी कपीश्वर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम भक्त। तो साथियों जो हनुमान जी के पर्यायवाची हैं वह पवन सुत, बजरंगबली और कपीश्वर तीनों ही होते हैं। वहीं राम भक्त शब्द की बात की जाए तो यह सभी राम भक्तों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? तो आपको सही वाक्य, करेक्ट वाक्य को चूज़ करना है, चुनना है। तो चलिए हमारा ऑप्शन ए है, बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बैल और बकरी घास चरते हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो आपको काटना का तत्सम बताना है। ऑप्शन ए कटन, बी कटित, सी कर्तन, या डी कट्टित। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्तन। तो काटना शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा कर्तन। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको कुछ वाक्य खंड दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। आपको इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो चलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका जो वाक्य बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो आपका यह वाक्य कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें आपको छंद बताना है। तो छंद को हम किस तरह से बताते हैं, उनकी मात्राओं को काउंट करके। तो चलिए इनकी मात्राओं को हम लोग गिन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले शब्द में आपको 3 मात्राएं देखने को मिलेंगी, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 9 और 1 10 और 2 12। तो इस तरह से आपको पहले चरण में 12 मात्राएं देखने को मिलेंगी। वहीं आप दूसरे चरण को जब गिनेंगे तब उसमें आपको देखने को मिलेंगी 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पर आपको 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपको दूसरे चरण में कुल 7 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले और आपको तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं देखने को मिलेंगी, और वहीं दूसरे और चौथे चरण में आपको 7-7 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो साथियों ऐसा आपको बरवै छंद में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बरवै छंद, जो कि एक अर्धसमात्रिक छंद है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते।
तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है परुष शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अपौरुष, बी सरल, सी कठोर या डी कोमल। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर। परुष शब्द का अर्थ होता है कोमल। वहीं अपौरुष की बात कर ली जाए तो इसको आपको विलोम देखने को मिलेगा, अपौरुष का पौरुष विलोम होता है, आपको देखने को मिलेगा पौरुष विलोम। और वहीं आपसे सरल की बात की जाए तो इसका कठिन विलोम होता है। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द। ऑप्शन है ए अग्रज, बी ज्येष्ठ, सी वरिष्ठ, सी श्रेष्ठ। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग अग्रज कहते हैं। तो साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें आपको इस तरह से एक पंक्ति दी गई है जिसमें कि आए हुए दो शब्दों में आपसे अलंकार पूछा गया है, जो कि वृषभानुजा और हलधर में आपसे अलंकार पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए यमक, बी प्रतीप, सी श्लेष या डी ब्याज जस्तुति अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा अलंकार है, घर से में कौन सा अलंकार है। तो जो वर्ड आया है घर से, इसमें कौन सा अलंकार है, चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए कर्म, बी करण, सी संबंध या डी अपादान। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि घर से अलग होने का भाव आ रहा है, इसी कारण इसमें हमारा अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो आपके ऑप्शंस हैं नौ तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष या डी बहुब्रीहि तत्पुरुष। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी अलुक तत्पुरुष। तो अलुक तत्पुरुष का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वाचस्पति जो है यह अलुक तत्पुरुष का समस्त पद है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपके ऑप्शन हैं ए आय, बी व्यय, सी नहर या डी लहर। तो साथियों इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी व्यय, यानी कि व्यय जो शब्द है यह आपका पुल्लिंग शब्द होता है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आपको इनमें से बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए प्राण, बी दर्शन, सी ओठ या डी तेल। तो साथियों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल। तो आपको याद रखना है कि जो भी द्रव्यवाचक होते हैं उनमें अधिकतर जो शब्द आते हैं वह एक वचन होते हैं। वहीं आपको हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं उनमें आपको प्राण, दर्शन और ओठ आपको देखने को मिलेंगे। तो यह हमेशा आपके बहुवचन शब्द होते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं ए विद्या प्लस अभ्यास या बी विद्या प्लस विद प्लस अभ्यास या सी विद्या प्लस अभ्यास या डी विद्या प्लस अभ्यास। तो साथियों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या प्लस अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होने वाला है। वहीं साथियों आपको इसमें बताना है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या डी द्विगु समास। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। तो जय पराजय जो कि एक दूसरे के विलोम भी हैं, इनमें आपको देखने को मिलेगा द्वंद्व समास। तो साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न है आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो कौन सी शुद्ध वर्तनी है आपको देख करके बतानी है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अन्वेषण। तो यह इसकी राइट वर्तनी होने वाली है। तो साथियों आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।